या हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। लास्ट क्लास में बेटा पीजीबीपी कंप्लीट कर लिया था, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटल गेन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है सर मुझे ये, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है मुझे ये सीएमए फाइनल के लिए, क्योंकि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन तय आता है सर, राइट। अब कैपिटल गेन में इस साल अमेंडमेंट्स भी सर बहुत सारे हुए हैं, तो दैट्स वाई इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे इसमें कंफ्यूजन्स हैं कि सर अभी हमने सुना इंडेक्सेशन हट गया, हटा या नहीं हटा, तो वो बहुत सारे कंफ्यूजन्स इसमें हैं, वो सब हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कैपिटल गेन के सेक्शंस की, तो सर इसके जो सेक्शन है वो सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 55A तक कवर होते हैं, राइट। और इसका जो चार्जिंग सेक्शन है, हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो कि ये बताता है कि उस हेड में कौन सी इनकम आएगी और कौन सी नहीं आएगी। तो सेक्शन 45 जो है वो इसका चार्जिंग सेक्शन है और वो ये बताता है कि कौन सी इनकम कैपिटल गेन में आएगी और कौन सी नहीं। सर कैपिटल गेन एक ऐसा चैप्टर है जो कैपिटल नेचर के गेन और लॉस को कवर करता है, ठीक है। अब कैपिटल नेचर के गेन और लॉस क्या होते हैं सर, समझिए मैं ट्रेडर हूं, मैं कोई सामान लेके आता हूं, बेचता हूं, लाता हूं, बेचता हूं, तो ये मेरा रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, तो इसको मैं बिजनेस में लेके चले जाता हूं, पीजीबीपी में लेके चला जाता हूं, राइट। और जो सामान मेरे पास है वो स्टॉक है, राइट। अब मेरे पास मान लीजिए एक जमीन है और मैंने जमीन खरीदी थी, पर मैंने जमीन इसलिए नहीं खरीदी थी कि मैं ले लूंगा फिर बेच दूंगा, फिर ले लूंगा फिर बेच दूंगा, ऐसा नहीं कर रहा मैं, मतलब जमीन बेचने का मेरा बिजनेस नहीं है इन शॉर्ट, ठीक है। अब मैंने कोई जमीन ली थी 2-4 साल पहले, आज मैं उसको बेच रहा हूं, तो सर वो उस पे जो गेन होगा वो मुझे कैपिटल गेन होगा। क्यों? क्योंकि जमीन जो है वो कैपिटल नेचर की एसेट है, राइट, वो मेरा स्टॉक नहीं है। सर बिल्डर जो होते हैं उनके लिए तो फ्लैट स्टॉक ही होता है, तो क्या उनको भी फ्लैट बेचने से कैपिटल गेन होता है? आंसर इज नो, उनको फ्लैट बेचने से बिजनेस इनकम ही होती है। तो सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है कि कभी आप कह रहे हो कि जमीन या फ्लैट बेचने से तो कैपिटल गेन होता है, कभी आप कह रहे हो कि बिल्डर जब फ्लैट बेचता है उसको बिजनेस इनकम होती है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसी पॉइंट को क्लियर किया जाए, ठीक है। पहले यही डाउट किया जाए कि सर कौन सी एसेट कैपिटल होती है और कौन सी एसेट रेवेन्यू होती है, ठीक है। तो सर किसी भी एसेट के कैपिटल एसेट होने या रेवेन्यू एसेट होने में उस एसेट के नेचर का कोई लेना देना नहीं है सर, ठीक है। उसका रेवेन्यू एसेट उस एसेट के नेचर का कोई लेना देना नहीं है। कैसे? सुनिएगा। असल में देखा जाए तो सर रेवेन्यू एसेट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इस वर्ड को रिप्लेस करूंगा, पहले मैं जानबूझ के इसलिए लिखा है कि आप समझ जाए, अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। सर ये सारी कहानी जो है ये चलती है आपकी सोच से, जैसे कहता है ना कि कोई अच्छा सोचेगा तो उसके साथ अच्छा होगा, कोई बुरा सोचेगा तो उसके साथ बुरा होगा, कोई पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव होगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही समझिए सर, आप जब कोई असेट खरीद रहे थे तो अगर आपकी इंटेंशन है, इंटेंशन टू इन्वेस्ट, ठीक है, इंटेंशन टू यूज, तो अगर ऐसा कुछ आप खरीद रहे हैं और जिसकी इंटेंशन आपकी ये है या तो कि मैं इसको इन्वेस्ट कर लूं और या है कि मैं इसको यूज करूं, ठीक है, और सच असेट इन कैपिटल नेचर, तो बस ये तीन चीजें कि इंटेंशन सर इन्वेस्टमेंट या यूज की है और असेट जो है वो कैपिटल नेचर की है। अगर ये सब है तो वो असेट आपके लिए कैपिटल असेट है, और अगर आपकी इंटेंशन टू रीसेल है, ट्रेडिंग है, तो वो असेट आपके लिए फिर स्टॉक है, चाहे उसका नेचर कैसा भी हो चलेगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ज्वेलरी, बताइए आपके पास कोई नेकलेस है, आपके पास कोई रिंग है, आपके पास कोई
मेटल्स हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट कीमती ऐसी कोई चीज है सर आपके पास, तो वो आपके लिए कैपिटल असेट है या स्टॉक है? सर ऑब्वियस सी बात है, वो मेरे लिए कैपिटल असेट है। क्यों? क्योंकि मैंने नेकलेस खरीदा, ठीक है, तो किस लिए खरीदा भाई हमने? कि हमारे घर में यूज आ जाएगा, है ना, इन्वेस्ट हो जाएगा पैसा, ऐसा हो सकता है, यस। और वो कैपिटल नेचर का है, मतलब वो लॉन्ग टर्म चल सकता है, हाँ चल सकता है। एक पॉइंट हुआ। अब ज्वेलर के पास ज्वेलरी है, सेम आइटम ले रहा हूं मैं, ज्वेलरी फॉर ज्वेलर। बताइए, ज्वेलर ने जब ज्वेलरी खरीदी तो क्या यूज करने के लिए खरीदी? नहीं। क्या इन्वेस्ट करने के लिए खरीदी? नहीं, उसने खरीदी बेचने के लिए, तो उसका था रीसेल का इंटेंशन, तो उसके लिए वही ज्वेलरी स्टॉक है, ठीक है। हमारे लिए सर लैंड, हमने लैंड क्यों खरीदी? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, या फिर कल को हम इस पे घर बना लेंगे, राइट, तो हमारे लिए वो कैपिटल असेट है। ऐसे ही सर लैंड फॉर डेवलपर, जो लोग डेवलपमेंट करके बेचते हैं, उनके लिए लैंड क्या है? स्टॉक है सर। मतलब आपने प्लॉटिंग करी, क्यों प्लॉटिंग करी? इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी, कि प्लॉटिंग कर देते हैं और बेच देंगे फिर, तो आपके लिए वो स्टॉक है। आगे बात समझ में? यस सर। शेयर्स, मैंने सर शेयर खरीद रखे हैं, तो मेरे लिए वो शेयर क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और कैपिटल नेचर का है, तो वो मेरे लिए कैपिटल एसेट हो गया। ऐसे ही सर डीलर हैं, शेयर फॉर शेयर डीलर, उसके लिए क्या है? स्टॉक है। तो आप ध्यान दीजिए कि सर कहीं पे भी असेट तो बदल ही नहीं रही है ना, असेट के नेचर से तो फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एसेट के नेचर से फर्क पड़ता तो ज्वेलरी सबके लिए कैपिटल एसेट होनी चाहिए थी, फिर चाहे वो ज्वेलर हो और चाहे आम आदमी। जमीन सबके लिए कैपिटल एसेट होनी चाहिए थी, चाहे वो डेवलपर हो चाहे आम आदमी। शेयर सबके लिए कैपिटल एसेट होने चाहिए थे, चाहे वो स्टॉक डीलर हो चाहे नॉर्मल आदमी। नहीं होता ना, तो क्यों नहीं होता? क्योंकि नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि आप उसको किस तरीके से होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इस केस में बोला गया कि सर अगर कैपिटल गेन की बात है तो वो तभी होगी जब आपके पास कोई ना कोई कैपिटल एसेट हो, उसके बिना तो कहानी नहीं है। अगर मेरे पास स्टॉक है तो कैपिटल गेन की कोई बात नहीं होगी, पीजीबीपी की बात होगी, ठीक है। अगर मेरे पास कैपिटल एसेट है तो ही कैपिटल गेन की बात होगी, वरना कैपिटल गेन की कोई बात नहीं होगी। एम आई राइट? ठीक है। अब सर ये जो कैपिटल एसेट है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 किलो सोना खरीदा और लाके घर पे रख दिया। सर जिस दिन मैं लेके आया ना, उस दिन 65,000 10 ग्राम का भाव था, तो टोटल 65 लाख रुपए का सोना था, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या सर? अब हुआ ये कि भाव बढ़ के उसके हो गए सर 90 लाख, ठीक है। तो obvious सी बात है, मुझे प्रॉफिट हो गया। पर क्या मुझे आज उस पर टैक्स देना है? बताओ, क्या आज मुझे उस पर टैक्स देना है? सर प्रॉफिट हुआ, टैक्स तो देना है। मैं कहूंगा नहीं सर, मुझे आज उस पर टैक्स नहीं देना। सर क्यों नहीं देना? बताओ, क्यों नहीं देना मुझे उस पर टैक्स? सर मुझे टैक्स उस पर इसलिए नहीं देना कि अभी तक मैंने बेचा कहाँ है, अभी तक मैंने प्रॉफिट को रियलाइज कहाँ किया है, अभी तो अक्रू हुआ है, ठीक है। कैपिटल गेन अक्रूवल बेसिस पे नहीं लगता सर, कैपिटल गेन तो रियलाइजेशन बेसिस पे लगेगा। तो भाव बढ़ गए हैं पर मैंने बेचा नहीं ना, तो इसलिए मुझे अभी फिलहाल कोई टैक्स नहीं देना जब तक कि मैं उस गोल्ड को ट्रांसफर नहीं कर देता, मतलब किसी और को देके उसके बदले में कुछ ले नहीं लेता, राइट, ठीक है। तो मतलब पड़े पड़े गेन नहीं होता, ऐसे बोल सकता हूँ, पड़े पड़े टैक्स नहीं लगता। जब तक आप उसको बेचोगे नहीं, उसको गेन ट्रांसफर करोगे नहीं, तब तक कोई टैक्स की बात नहीं होगी। एम आई क्लियर? ठीक है सर। अब सर सोचिए, मैं आपको ये कहूं कि सर आज से 10 साल पहले मैंने एक जमीन बेची थी और ली थी 20 साल पहले, 20 साल पहले ली थी और 10 साल पहले बेच दी थी अभी, तो क्या मुझे उस पे इस साल टैक्स देना पड़ेगा? सर इस साल टैक्स क्यों देना पड़ेगा? वो तो आपने टैक्स उस टाइम दे दिया होगा ना जिस साल असेट बिकी थी। बात तो ठीक है आपकी कि जिस साल वो असेट बिकी थी मैंने उस साल टैक्स दे दिया होगा, तो अब क्यों दूंगा मैं, राइट। तो सर मैं अभी उसको कोई टैक्स नहीं देने वाला, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, सर मेरे पास एक जमीन है और ना, उस जमीन का सौदा होने में ही है, एक पार्टी है और पार्टी तैयार है, पर पार्टी ने कहा कि सर अभी नहीं करते हैं, है ना, अभी मार्च चल रहा है,
तो हम ये जो डील करेंगे अप्रैल में करेंगे, समझना बात को। मार्च 25 चल रहा है और हम जो डील करेंगे वो अप्रैल 25 में करेंगे। हालांकि फाइनलाइज हो चुका है, अभी लेन देन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं आपको जो पहला पेमेंट दूंगा वो 5 अप्रैल को दूंगा, ठीक है। अब 5 अप्रैल को हमारी डील फाइनल हुई, उन्होंने हमें कुछ टोकन अमाउंट दिया और सौदा पक्का, ठीक है। क्या मुझे इस साल, जो ये साल खत्म हुआ है 2024-25, क्या मुझे इस साल में, ठीक है, क्या मुझे इस साल में उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स देना है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर वो प्रीवियस ईयर में आ ही नहीं रहा ना। हमारा साल तो 31 मार्च 25 को खत्म हो गया, जबकि ट्रांजैक्शन 5 अप्रैल 2025 को हुआ है, तो वो तो इस साल में आ ही नहीं रहा। तो तीसरी जो हमारी कंडीशन है वो ये कहती है कि ये जो ट्रांसफर की आप बात कर रहे हैं, ये ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए, उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, और वो जो ट्रांसफर की आप बात कर रहे हो वो ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, तभी हम टैक्सेशन की फिलहाल बात करेंगे, वरना हम कोई टैक्सेशन की बातें नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। अब सर अगर ये तीनों कंडीशन ओके रहती है, कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी हो गई और प्रीवियस ईयर में हो गई, तो मुझे कुछ गेन और लॉस हो जाएगा, या तो गेन होगा या लॉस होगा। ये जो गेन और लॉस मुझे होगा, ये सर जनरली दो तरीके का हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो या तो मुझे शॉर्ट टर्म टाइप का गेन होगा या मुझे लॉन्ग टर्म टाइप का गेन होगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कहानी बहुत आसान सी है सर। अगर आप किसी असेट को कुछ टाइम अपने पास रखते हैं और बेच देते हैं, तो उस पे होने वाला फायदा शॉर्ट टर्म होगा। अगर आप किसी असेट को लंबे समय तक अपने पास रखते हैं और फिर बेच देते हैं, तो उस पे होने वाला फायदा लॉन्ग टर्म होगा। बस इतनी सी कहानी, राइट। तो सर ये है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब वो कुछ टाइम क्या है वो अभी हम लिखेंगे, तो यहां तक बता दीजिए पहले कोई डाउट है तो। बोलिए भाई, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है? चलो। अब सर ये जो कैपिटल एसेट आप इतनी देर से बोल रहे हो ना, कैपिटल एसेट होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए, बेसिकली इसके कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन होने का मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट है तो सही, पर टैक्सेशन के पर्पज के लिए उन्हें कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, ठीक है। मतलब दिखने में आपको कैपिटल एसेट ही लगेगी, सारी कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी, पर गवर्नमेंट ने उसे कैपिटल एसेट नहीं माना। नहीं माना मतलब क्या? देखिए मतलब ये होता है कि जब जब गवर्नमेंट को किसी भी चीज को कैपिटल गेन से हटाना होता है, तो उसके पास एक बहुत आसान तरीका है। क्या? वो ये कि उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही बाहर कर दो, किस्सा ही खत्म। अरे जो चीज कैपिटल एसेट में ही नहीं आएगी, ध्यान से सुनिए, जो चीज कैपिटल एसेट पे ही नहीं आएगी, एक सेकंड, हाँ, जो चीज कैपिटल एसेट ही नहीं है उस पर कहेगा कैपिटल गेन, राइट। तो जब जब गवर्नमेंट को ऐसी जरूरत पड़ती है, जब जब गवर्नमेंट को ऐसी जरूरत पड़ती है कि भैया इस चीज को प्रमोट करना है, इस पे कैपिटल गेन माफ करो, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर देते हैं। जैसे एक किस्सा सुनते हैं, पहले रूरल एग्रीकल्चर लैंड, कि सर हमारी गांव की कोई जमीन है, ठीक है। अब किसानों को बोलना था कि भैया तुम बेचोगे तो तुम पे टैक्स नहीं लगेगा, तो उनको ये बेनिफिट देना था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे हम कैपिटल गेन नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो जी क्या करें, बोला कि जी हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही आउट कर देते हैं। जैसे ही कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से आउट, कैपिटल गेन तो लगेगा ही नहीं, किस्सा खत्म। फिर बात आई सर गोल्ड बॉन्ड 1999, गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड इशू किया 1999 में, राइट। गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड इशू किया 1999 में। अब पब्लिक ने काम क्यों ले सर? पहली बात तो फायदा पता नहीं होगा नहीं होगा, और फिर होगा तो आप टैक्स मांगोगे।
गवर्नमेंट ने प्रमोट करना था, गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं आप खरीदो, हम आपसे टैक्स नहीं मांगेंगे, तो उठा के गोल्ड बॉन्ड को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया तो सर कैपिटल एसेट है ही नहीं, गेन होगा ही नहीं, खत्म। ऐसे ही सिमिलरली गोल्ड सर्टिफिकेट आए थे 2015 में, ठीक है, उस पर भी यही स्कीम हुई। तो गवर्नमेंट ने कहा जी हम इस पे भी कैपिटल गेन चार्ज नहीं करेंगे। हमने कहा कैसे नहीं करोगे? बोला कि हम इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर देते हैं। हालांकि अब गोल्ड बॉन्ड में गवर्नमेंट को बड़ा झटका लग गया। गवर्नमेंट को थोड़ी पता था गोल्ड प्राइस इतनी बढ़ जाएगी, और अचानक से गोल्ड प्राइस इतनी बढ़ गई, तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसके, ठीक है, ओके। और बताइए सर, और ऐसा क्या है भाई? रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक इन ट्रेड। सर कोई भी चीज किसी भी पर्सन के लिए अगर स्टॉक है ना, तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं है, चाहे उसका नेचर कुछ भी हो, हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो। आप बोलोगे सर हेलीकॉप्टर इतना महंगा आता है, 10 करोड़ का आता है, 40-50 करोड़ का आता है, बढ़िया, तो सर 40-50 करोड़ का हेलीकॉप्टर आता है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है उसके लिए तो स्टॉक ही है ना। तो किसी के भी लिए अगर कोई चीज स्टॉक है तो वो कैपिटल एसेट से बाहर है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट यहां पे बोला गया पर्सनल इफेक्ट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ कि सर जो चीजें आपकी पर्सनल है, जैसे मैंने घड़ी पहनी है, मैं कल को इसको बेच दूं तो सर ये कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। मैंने जूते पहने, मान लो मैं इसको बेच दूं, ये कैपिटल एसेट नहीं है। मैं पर्सनल, यहां तक कि पर्सनल मोबाइल चला रहा हूं, इसको बेच दूं, कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल गाड़ी बेच दूं, कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल होते ही वो कैपिटल एसेट से बाहर है, ठीक है। कोई भी चीज जो आपकी पर्सनल है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है। अब सर ये क्या बात हुई, कैपिटल होते ही कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर? आपने तो कहा था ना इंटेंशन फॉर यूज, इंटेंशन फॉर इन्वेस्ट, तो क्या हुआ उसका? देखो गवर्नमेंट ने ना बड़ा दिमाग लगाया यहाँ पे, है ना। होता ना कि एक मैं तुमको कहूँ कि मैं तुमसे फीस नहीं ले रहा, अब तुम खुश हो जाओ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पर मैं उसके बदले में तुमसे कोई काम करवा लेता हूँ अपने ऑफिस में, 2 महीने काम करवा लिया, तो ले लिया ना मैंने कोई चार्ज आपसे, समझ रहे बात को? तो वैसे ही गवर्नमेंट ने पब्लिक को कहा जी हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, जाओ, पर्सनल चीजों पे नहीं कर रहे। पब्लिक खुश, अरे वाह कितनी अच्छी गवर्नमेंट है, टैक्स माफ कर दिया, टैक्स माफ कर दिया। अब मैं अपनी पर्सनल गाड़ी बेचूंगा, मुझे कोई टैक्स नहीं देना। अब मैं पर्सनल घड़ी बेचूंगा, मुझे कोई टैक्स नहीं देना। पर्सनल टीवी बेचूंगा, मोबाइल बेचूंगा, मुझे कोई टैक्स नहीं देना, राइट? होता है खुश आदमी। अरे पर ये तो सोचो कि टैक्स किस पे लगता है? टैक्स लगता है इनकम पे। और ये जो चीजें तुम बता रहे हो, गाड़ी बेचूंगा, घड़ी बेचूंगा, मोबाइल बेचूंगा, टीवी, इन पे कभी फायदा हुआ है क्या? अरे इन पे कभी फायदा हुआ है? कभी ऐसा होता है क्या कि कम में लाए थे ज्यादा में बिक गई? नहीं होता ना। तो इनमें मोस्टली कभी फायदा ही नहीं होता। तो जिस चीज पे कभी फायदा होता ही नहीं है और गवर्नमेंट ने कह दिया कि जाओ जी इसे माफ किया, इस पे टैक्स नहीं लेंगे, टेंशन ही खत्म। तो वैसे ही नहीं था सर, माफ क्या किया, राइट? पर सर पर्सनल में तो और भी चीजें आती है ना, जैसे पर्स, ज्वेलरी, ज्वेलरी भी तो पर्सनल है मेरी, तो फिर उस पर तो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सुनो 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 सुनो, अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अरे पब्लिक तो होशियार है, पब्लिक ने पकड़ ली बात। तो गवर्नमेंट ने कहा अरे भाई सुनो, गलत मत समझना आप, पर्सनल चीजों के भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। पर्सनल चीजों के भी कुछ एक्सेप्शन है। इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पर्सनल नहीं मानेंगे। अब ये क्या लफड़ा है सर? कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पर्सनल नहीं मानेंगे। क्या है वो? सुनिए। तो पर्सनल चीजों में से ना होशियारी क्या हुई गवर्नमेंट की कि सर जो चीजें ऐसी हैं जिनके भाव गिरने हैं, है ना, उनको तो बोला भाई ये पर्सनल है, तुम पे कोई टैक्स नहीं है, मजे करो। पर जिन चीजों के भाव बढ़ने हैं उनको गवर्नमेंट ने कहा जी ये एक्सेप्शन में आएगी, जैसे कि ज्वेलरी। सर ज्वेलरी जो है वो पर्सनल नहीं है। पर्सनल नहीं होने का मतलब उसको तुम अगर बेचोगे तो उस पर टैक्स लगेगा। बुलियन, बुलियन मतलब रो गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं, सर इन पे भी टैक्स लगेगा, ये भी पर्सनल नहीं है। पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, कि अगर आपके पास मान लो कोई एम एफ हुसैन की पेंटिंग है, आपको मिल गई 5 करोड़ की है, थोड़े दिन बाद आपने उसको 8 करोड़ में बेच दी, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये पर्सनल थी, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। स्कल्पचर,
आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है कीमती है, जो चीजें कीमती है ना, उनको यहां पे बोल दिया कि भैया वो पर्सनल नहीं है। पर्सनल नहीं होने का मतलब उन पे कैपिटल गेन लगेगा, वो कैपिटल असेट है। राइट, तो हो गया अपने आप किस्सा खत्म। राइट, अब इसमें भी कई बहस हुई बहुत, तो केसेस बहुत हुए हैं सर। केस टैक्स लो ऐसे थोड़ी बना है, हम कहते हैं इंडिया का टैक्स लो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स ऐसे ही थोड़ी है। ठीक है, जब पर्सनल की बात आई तो ये तो निकाल ही दिया था। अब मान लीजिए मैंने कहा कि सर मेरे घर में तो है ना चांदी के बर्तन है, ठीक है, और हमने अभी थोड़े टाइम पहले कुछ बर्तन बेच दिए। उस बर्तन को बेचने पे हमें कुछ फायदा हुआ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चांदी के भाव बढ़ गए। तो बताइए सर क्या होगा? तो क्या होगा मतलब कि सर वो तो टैक्सेबल है। हमने कहा नहीं सर, नहीं होना चाहिए, आपने पर्सनल बोला था। ऐसे मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने कहा जी हमारे यहाँ पे चांदी के बर्तन में खाने का रिवाज है, तो इनको पर्सनल माना जाएगा। सिल्वर यूटेंसिल्स जो है उन्हें पर्सनल माना जाएगा, तो उन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, एक जजमेंट आ गया। थोड़े दिन बाद एक केस फिर से पहुंचा कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि सर गोल्ड के जो बर्तन हैं, गोल्ड यूटेंसिल्स हैं, क्या वो पर्सनल है? कोर्ट ने कहा जी नहीं, गोल्ड के बर्तन में खाने का तो रिवाज नहीं है। ठीक है, तो गोल्ड जो यूटेंसिल है वो पर्सनल नहीं है, वो कैपिटल असेट है, उन पे टैक्स लगेगा। ठीक है, अब लोगों ने कहा कि चलो जी क्लियर हो गया कि चांदी के जो बर्तन है वो पर्सनल है और सोने के बर्तन है वो पर्सनल नहीं है। राइट, अब कुछ लोगों ने क्या किया सर, चांदी खरीदी, है ना, मान लीजिए 100 किलो चांदी खरीदी और उसके इतने बड़े बड़े बर्तन बनवा लिए, इतने बड़े बड़े पतीले, इतने बड़े बड़े है ना पराते, ऐसे भगोने वगोने सब बना लिए। थोड़े टाइम बाद जब भाव बढ़ा तो उनको बेच दिया, गेन हुआ। टैक्स देने की बारी आई तो कहते भैया मैं तो बर्तन थे घरेलू, तो बर्तन पे तो टैक्स नहीं है। मामला फिर कोर्ट में पहुंचा, एओ कहता है ऐसे कैसे नहीं, ऐसे तो तुम कुछ भी रख लोगे। फिर मामला कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा कि जी बर्तन जो है सिल्वर यूटेंसिल जो है वो नो डाउट हम उसको कैपिटल एसेट में नहीं ले रहे हैं, उस पर हम टैक्स फ्री कर रहे हैं, पर कंडीशन ये है कि वो उस शेप में होने चाहिए जो पर्सनल यूज में आ सकते हैं, गिलास कटोरी चम्मच वो हो सकता है। ऐसे आप बड़े बड़े भगोने बना लोगे वो टैक्स फ्री नहीं है सर, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर आई सर स्टोन, प्रीशियस स्टोन, सेमी प्रीशियस स्टोन, जैसे सर साड़ी है तो बताओ पर्सनल नहीं है या नहीं है? सब साड़ी तो पर्सनल है। अब एक बंदे ने साड़ी बनाई और साड़ी में सोने के तार लगवा लिए, हीरे डायमंड लगवा लिए। ठीक है, थोड़े दिन बाद उस साड़ी को बेच दिया, बोला बताओ जी पर्सनल है या नहीं है? समझ रहे हो? तो ऐसे तो बहुत केसेज हुए और धीरे धीरे सबके डिसीजन आए। तो इसलिए आप बोलते ना अंधाधुंध नहीं बोल सकते कि ये चीज सर लिखी हुई है, हो सकता है वो डिबेट का इश्यू हो। ठीक है, तो मेन चीज हमने यहाँ पे सबको बता दी है कि क्या कैपिटल एसेट है और क्या कैपिटल एसेट नहीं है। जो कैपिटल एसेट है उस पर कैपिटल गेन होगा, जो कैपिटल एसेट नहीं है उनको बेचने से कैपिटल गेन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको याद है, इट मीन्स कि अब आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझे कैपिटल गेन में ये पता है कि कैपिटल एसेट क्या होती है। राइट, हाँ जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर ट्रांसफर की। व्हाट इज ट्रांसफर? सर ट्रांसफर का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता है। अगर बेचना होता ना तो मैं यहाँ पे सोल्ड लिखता ना, फिर सर ट्रांसफर लिखता। ट्रांसफर का मतलब है, वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है ट्रांसफर में, पर ट्रांसफर मीन्स कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन, एक लाइन में अगर मैं कहूं तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे हमारे पास से असेट जाए और उसके बदले में कुछ आए। जैसे कि हमने सेल कर दी सर असेट, तो ठीक है असेट चली गई और बदले में हमें पैसा मिल गया। हमने एक्सचेंज कर ली, तो ठीक है असेट चली गई, बदले में हमें दूसरी असेट मिल गई। ठीक है, रिलिंक्विश, हमने कोई राइट छोड़ दिया और उसके बदले में हमें कुछ मिल गया। ठीक है, इसके अलावा सर कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। कन्वर्जन अगर हमने किया है तो हमारे पास से सर कैपिटल असेट तो चली गई और बदले में स्टॉक आ गया। राइट,
और सर और कंपल्सरी एक्विजिशन, अगर गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर कर दी है तो इन दैट केस, है ना, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर कर ली तो वो भी उसके जगह असेट चली गई, बदले में मुआवजा आ गया। इसके अलावा सर डैमेज ऑफ असेट, अगर हमारी असेट डैमेज हो गई है तो असेट डैमेज हो गई और बदले में इंश्योरेंस क्लेम आ गया। तो ये सब ट्रांसफर के मोड हो सकते हैं। क्लियर है ना? चलो भाई, तो कैपिटल असेट क्या होती है पता है, ट्रांसफर क्या होता है पता है। सर इसके अलावा भी हो सकते हैं, ये हमने सिर्फ इलस्ट्रेटिव लिखे हैं, इसके अलावा भी और मोड हो सकते हैं ट्रांसफर के, राइट। उसके बाद आया सर तीसरा पॉइंट, प्रीवियस ईयर। सर वैसे तो हमने ये कहा कि हम सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन पे टैक्स की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, उससे पुराना है उसकी भी बात नहीं करेंगे, और कोई एडवांस आगे का है उसकी भी बात नहीं करेंगे, राइट। पर यहाँ पे एक पॉइंट उठ जाता है, वो ये कि सर मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 2022-23 में मेरी एक असेट को गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया सर, ठीक है। 2022-23 में मेरी एक असेट को गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब उस पर मेरा गेन निकल रहा था, पर गवर्नमेंट ने मुझे मुआवजा नहीं दिया, तो मैंने कहा साहब मैं टैक्स कहाँ से भरूं? गवर्नमेंट कहती है टैक्स भरूं। मैंने कहा साहब आप मुआवजा दो तो मैं टैक्स भरूं, ठीक है। तो अब दोनों ही चीजें गवर्नमेंट के हाथ में, टैक्स लेना भी गवर्नमेंट के हाथ में और मुआवजा देना भी गवर्नमेंट के हाथ में। एक तरफ गवर्नमेंट मुआवजा नहीं दे रही और दूसरी तरफ मुझे कह रही है टैक्स दो टैक्स दो, मैं कहां से दूं भाई, राइट। तो ऐसे में अब ये केस तो वही मान लो कोर्ट में चला गया या कुछ हो गया तो बड़ा लंबा खींच सकता है। तो टैक्स वालों ने यहाँ पे क्या रूल बनाया कि सर कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में आपको टैक्स कब देना है? आपको टैक्स देना है जब आपको मुआवजा मिल जाएगा, राइट। ओके, तो 22-23 में असेट एक्वायर हुई, मुझे 25-26 में मुआवजा मिला। अब 25-26 में मुआवजा मिला तो मैंने 22-23 में तो ये कह दिया कि सर पैसा ही नहीं है, कहां से दूं। इनकम टैक्स वालों ने कहा कि कोई बात नहीं सर, जब मिले तब दे देना। अब 25-26 में पैसा मिला तो मैंने कहा सब आप तो बोलते हो प्रीवियस ईयर का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मेरा तो प्रीवियस ईयर का है नहीं, मेरे तो असेट 22-23 में ट्रांसफर हो गई थी, समझ गए। तो ऐसा ना हो इसके लिए प्रॉपर प्रोविजन बनाया गया, इसके एक्सेप्शन बनाए गए, जिसमें लिखा कि अगर आपको पेमेंट बाद में मिल रहा है। अब सर पेमेंट बाद में लिख देंगे तो भी गड़बड़ है। मैंने किसी को जमीन बेची और उधार बेच दी, और वो पैसा 3 साल नहीं आया, तो गवर्नमेंट थोड़ी रुक जाएगी टैक्स के लिए 3 साल। तो ऐसे डीले जो आपकी तरफ से नहीं है या आपकी मर्जी से नहीं हो रहे हैं, तो इसमें सर स्पेसिफिकली ना कंपल्सरी एक्विजिशन को डाला गया कि सर कंपल्सरी एक्विजिशन अगर हो रहा है तो ठीक है, जब पैसा मिलेगा तब टैक्स दे देना। कन्वर्जन को डाला, कन्वर्जन को इसलिए डाला कि सर आपने कन्वर्ट तो कर दिया पर वो बिकेगा कब, ये आपके हाथ की बात नहीं है, तो जब बिके तब टैक्स दे देना, ठीक है। ऐसे ही डैमेज ऑफ असेट को डाल दिया। तो जो मैंने ट्रांसफर के मोड लिखे हैं उनमें से 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें यहां पे कवर किया कि कोई बात नहीं, पैसा जब आपके हाथ में आए तब आप टैक्स पे कर देना, अभी करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, तो इस तरीके से सर ये पूरा डिजाइन हुआ। ओके डन। अब सर हमें ये बताइए कि कब असेट शॉर्ट टर्म होगी और कब लॉन्ग टर्म होगी, कब उससे होने वाला फायदा शॉर्ट टर्म होगा, कब लॉन्ग टर्म होगा, राइट। तो उसके लिए सर हमें एक वर्ड यूज किया है, होल्डिंग पीरियड, ठीक है। एक वर्ड यूज किया है होल्डिंग पीरियड। अब होल्डिंग पीरियड क्या कहते हैं, तो इसमें कहा कि सर लिस्टेड शेयर्स हो, ठीक है, लिस्टेड सिक्योरिटीज हो, तो ऐसे केस में हम देखेंगे अप टू 12 मंथ। अगर 12 महीने तक में आपने किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म असेट है और उससे होने वाला फायदा या नुकसान भी शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। और मोर देन 12 मंथ्स के बाद में बेचा तो उससे होने वाला फायदा
लॉन्ग टर्म हो जाएगा। सर बाकी एसेट की बात कर ले, एनी एसेट, ठीक है। इसमें बोला गया कि सर अप टू 24 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म है, मोर देन 24 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म है, राइट। 36 मंथ का कॉन्सेप्ट सर हटा दिया गया, आसान कर दिया गया, तो 24 महीने की सीधी सीधी कहानी आ जाती है। बताओ जी, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है कोई डाउट, ठीक है। तो सर क्या आप 36 महीने किसी के लिए नहीं है? नहीं सर, अब 36 मंथ किसी के लिए नहीं है, 24 महीने में ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ओके सर, ये होल्डिंग पीरियड देखते कहां से कहां तक है? तो जनरली तो सर इसे हम डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक देखते हैं, बट अगर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी तो उसमें हम अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये चार्ट देखो और बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बोलो पहले। इसमें हमने पूरा एक समरी बना ली है कैपिटल गेन की, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, फिर चलते हैं आगे। अब देखो सर, आगे का ना इसका पढ़ने का तरीका क्या होगा वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपका थोड़ा डाउट क्लियर कर देता हूं ना। देखिए सर, शॉर्ट टर्म की जो कैलकुलेशन है वो अलग है और लॉन्ग टर्म की जो कैलकुलेशन है वो अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मेरी एसेट शॉर्ट टर्म हुई तो मुझे कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो सर शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन का तरीका कुछ ऐसा है कि हम लिखेंगे यहां पे सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। इसको आप फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें से लेस कर देंगे सर हम ट्रांसफर के एक्सपेंसेस, तो जो बचेंगे ये हमारे होंगे नेट सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें से हम कम कर देंगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी हमारी एसेट को एक्वायर करने में लगा था, और इसमें से और लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो सर हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। अगर यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो हम लिखेंगे सर एग्जम्पशन, कुछ भी जो हमारे लिए एलिजिबल हो, तो यह हमारे पास टैक्सेबल STCG आ जाएगा। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है तो ये तरीका रहने वाला है। अब बात आती है कि सर अगर लॉन्ग टर्म करना है तो सर लॉन्ग टर्म में आप ऐसा लिख लीजिए विथ इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। तो सर इंडेक्सेशन तो हटा दिया ना, इंडेक्सेशन तो हटा दिया ना, तो वो डाउट पहले क्लियर करता हूं मैं आपका। सर इंडेक्सेशन का क्या है? इंडेक्सेशन की कहानी कुछ ऐसी है सर, 23 जुलाई 2024 को फाइनल बजट आया था। फाइनेंस एक्ट जो है 24 वो फाइनली यहाँ पे रिलीज हुआ था, क्योंकि बीच में इलेक्शन थे लोकसभा के, तो पहले इंटरिम बजट आया, फिर ये फाइनल बजट आया। सर 23 जुलाई 2024 को जब ये बजट आया तो इसमें कहा गया कि जी हम इंडेक्सेशन हटा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 23 जुलाई को गवर्नमेंट कहती है कि हम इंडेक्सेशन हटा रहे हैं,
तो जिन लोगों ने 22 जुलाई तक एसेट बेच दी, उनका तो आप राइट छीन नहीं सकते ना, उनका तो आप राइट किसी हालत में नहीं छीन सकते। तो बिफोर 23 जुलाई 2024 इंडेक्सेशन अलाउड है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है सर। ये बात हम ट्रांसफर की कर रहे हैं सर। अगर किसी ने 23 जुलाई 2024 से पहले एसेट को ट्रांसफर कर दिया तो उसे तो इंडेक्सेशन देने से कोई रोकने वाला है ही नहीं, ठीक। अब ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। अब अगर किसी ने 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद ट्रांसफर किया तो क्या होगा? तो ऐसे में सर जब ये रूल आया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी ये तो गलत है, ये है वो है, तो यहां पे इंडिविजुअल और एचयूएफ मतलब आम आदमी को रिलीफ देने की बात की गई, और इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए तो बोला कि भैया अगर आप लैंड, बिल्डिंग, भाई आदमी किस चीज पे कमाता है? लैंड बिल्डिंग का ही है ना मेन खेल। तो लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर 23 जुलाई 2024 इफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ ट्रांसफर एनी लैंड, बिल्डिंग और बोथ, देन ही हैज ऑप्शन, इसके पास ऑप्शन है विथ इंडेक्स और विदाउट इंडेक्स, दोनों ऑप्शन है सर इसके पास। विथ इंडेक्स में जाएगा तो सर कैपिटल गेन इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेट कर लो, रेट जो है वो 20% लग जाएगी, और विदाउट जाएंगे, ठीक है मैं पूरा लिख दूं क्या, विदाउट जाएंगे तो 12.5% लग जाएंगे। पर जो बाकी लोग हैं अदर असेसी, जैसे कि फर्म हो गई, कंपनी हो गई, ये लोग हैं, इनके लिए नो इंडेक्सेशन, समझ गए? तो 23 जुलाई 2024 से पहले तो किसी ने भी एसेट ट्रांसफर की हो, कोई टेंशन नहीं है, इंडेक्सेशन मिलेगा। 23 जुलाई 2024 के बाद में इंडिविजुअल और एचयूएफ को लैंड, बिल्डिंग और बोथ पे तो इंडेक्सेशन मिल जाएगा, ऑप्शनल है, और बाकी चीजों पे नहीं मिलेगा, और बाकी जो एसएससी है उन्हें किसी भी चीज पे नहीं मिलेगा सर। तो ये इस तरीके से रूल बन गया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे सर, आपके लिए फिलहाल दोनों यूजफुल है, तो आपको विथ इंडेक्सेशन भी पढ़ना पड़ेगा और विदाउट इंडेक्सेशन भी पढ़ना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो चलिए सर, अब सर विथ इंडेक्सेशन करते हैं, तो मैं फॉर्मेट लिखवा देता हूं कि सर सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स कंसिडरेशन, इसमें से लेस कर देंगे ट्रांसफर के एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। इसमें से सर हम कम कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं करनी है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर देनी है, और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कम कर देना है। तो ये हमारे पास LTCG या LTCL निकल के आ जाएगा सर। इसमें से सर एग्जम्पशन दे दीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं किसी एग्जम्पशन के लिए, तो ये आपका आ जाएगा टैक्सेबल LTCG, दैट्स इट। तो ये हो गई बात विथ इंडेक्सेशन की। अगर सर विदाउट इंडेक्सेशन होता तो सर सेम एज HTCG। चलो फिर भी लिख देता हूं मैं सर, अगर विदाउट होता तो आप लिखते सेल कंसिडरेशन माइनस करते
ट्रांसफर के खर्चे, तो यह आ जाता नेट सेल्स कंसिडरेशन। इसमें से कम कर देते सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें से कम कर देते कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो ये निकल के आ जाता LTCG और LTCL। इसमें से सर कोई एग्जम्पशन के लायक है तो दे दीजिए। तो सर टैक्सेबल LTCG आ जाता। बता दीजिए, बात समझ में आ गई? ये हमारा पूरा कैलकुलेशन पार्ट हो गया, चाहे शॉर्ट टर्म की बात करें और चाहे लॉन्ग टर्म की बात करें। बताइए सर, आगे बात समझ में कोई डाउट है तो बोलिए। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? चलिए सर, आगे बात समझ में भाई। ये नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में इनको रिवाइज करने में बड़ी हेल्प करेंगे। बुक से ढूंढने जाओगे, नोट्स में भी ढूंढने जाओगे तो बड़ा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ से जाओगे बड़ा आसानी से चीज़ें खटाखट निकल जाएगी। टाइम बड़ा, अपने आप में एक क्रैश कोर्स है ये नोट्स पढ़ना, अपने आप में एक क्रैश कोर्स हो जाएगा, अपने आप ही मैराथन हो जाएगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सर इसी से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आप ध्यान दीजिए कि चाहे मैं शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं, ठीक है, नहीं ऐसे तो नहीं बनेगा। चलो इसका यूज करते हैं कि सर मैं चाहे शॉर्ट टर्म की बात करूं तो भी मुझे सेल कंसिडरेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म की बात करूं तो भी सेल कंसिडरेशन चाहिए, विथ इंडेक्स विदाउट इंडेक्स कुछ भी बात कर लो, मुझे सेल कंसिडरेशन तो चाहिए ही चाहिए। बोलो यस और नो? यस सर। तो क्यों ना मैं यहां लिख लूं नीचे कि सर मुझे जो चाहिए उसमें पहला नाम है सेल्स कंसिडरेशन का। ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए सर ट्रांसफर के एक्सपेंसेस। तीसरा सर मुझे पता करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और चौथा मुझे पता करना है सर होल्डिंग पीरियड। ठीक है, अप टू कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, एग्जम्पशन बात का मैटर है। तो कैलकुलेशन तक सर मुझे ये चार चीजें अगर पता हो, सेल कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसफर के खर्चे में क्या क्या आता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या आता है, अगर मुझे ये पता है तो डेफिनेटली सर मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं है? चलिए सर, तो अब ध्यान दीजिएगा आगे। सेल कंसिडरेशन क्या है? सर सेल कंसिडरेशन का मतलब है कि जब मैं अपनी एसेट को ट्रांसफर कर रहा हूं तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है। हो सकता है कि मुझे बदले में कैश मिल रहा हो, तब तो वेल एंड गुड है। कैश मतलब बैंक ऑल्सो, राइट? चलो मैं बैंक पे लिख देता हूं। और अगर मुझे कैश या बैंक नहीं मिल रहा तो और मुझे काइंड में कंसिडरेशन मिल रहा है, तो सर कैश में तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है ना, जितना मिल रहा है वही है। पर अगर काइंड में मिल रहा है तो इस केस में उस काइंड की आप क्या ले लीजिए, एफएमबी। मतलब आप मुझे ये कहे कि मुझे सर आपकी जमीन दे दो, बदले में मैं आपको है ना एक BMW कार दे दूंगा। तो भैया BMW कार है कितने की? बोलता 50 लाख की। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया ना कि मुझे मेरी जमीन के बदले में 50 लाख मिल गए, राइट? अब वो कार लेना है नहीं लेना वो मेरी चॉइस है, राइट? तो सर सेल कंसिडरेशन में तो बस इतना ध्यान रखिए कि आपको अपनी एसेट के बदले में क्या मिल रहा है, कैश और काइंड। अगर कैश मिल रहा है तो कैश का अमाउंट पकड़ लीजिए, और काइंड मिल रहा है तो सर
काइंड की फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं सर ट्रांसफर एक्सपेंसेस में। तो ट्रांसफर, आज थोड़ा सा ना ऑडियो ये है ना, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ टेक्निकल एरर कुछ ना कुछ पता नहीं क्या क्या आती रहती है, टेक्नोलॉजी इतनी हो गई आजकल, तो हल्का फुल्का में भी हो सकता है कि वॉइस में ना एक हल्का सा माइक्रो सेकेंड्स का पॉज लग जाए, ठीक है। तो वो आप नोट रखिएगा कि वो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम है। अगर वो पॉज होगा, आप फिर कॉल करेंगे टेक्निकल टीम को और कहेंगे कि सर वो मेरा वीडियो पॉज हो रहा है, वो ऐसा नहीं हो रहा है, वो सबके ही हो रहा है, राइट। पर बहुत माइनर है, कोई बहुत ऐसा हो सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं अगर नहीं बताऊंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है, राइट। चलिए, तो सर ट्रांसफर के एक्सपेंसेस में क्या आएगा? सर ट्रांसफर के एक्सपेंसेस में ब्रोकरेज, जैसे मान लीजिए मैंने अपना एक एजेंट को बोला कि यार मेरी ज़मीन बिकवा दे, बोलता सर बिकवा दूंगा। तो बोला पर सर जितने में बिकेगी 2% मैं लूंगा। मैंने कहा ठीक है ले लेना यार, कोई बात नहीं, बिकवा तो सही। क्यों? क्योंकि मुझे कस्टमर ढूंढने में बहुत परेशानी आएगी, और क्योंकि तुम्हारा यही काम है दिन रात का, तो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, राइट। तो यस, तो ब्रोकरेज हो गया, या सर कोई कमीशन मान लीजिए आप, ठीक है, एटसेट्रा। तो ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रा अगर कुछ पे किया है तो वो ट्रांसफर के खर्चे में आता है, वो आप लेस कर दीजिए, राइट। ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर मैंने अगर कोई एसेट खरीदी है तो मेरे लिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी परचेज प्राइस, ठीक है। एक ये सब एक कॉमन सेंस, अभी मैं आगे इस पर भी चर्चा करूंगा। अगर मैंने कोई चीज बनवाई है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेते हैं, राइट। सर होल्डिंग पीरियड, सर होल्डिंग पीरियड वो टाइम है जो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक का टाइम होता है, ठीक है। तो ये सारे चारों टर्म मैंने आपको बता दिए कि सर सेल कंसिडरेशन क्या है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, और होल्डिंग पीरियड क्या है, राइट। अगर सर सारी चीजें ऐसे ही कॉमन सेंस में जो हम बात कर रहे हैं वैसे ही चल जाती तो हमारा टैक्स लॉ इतना टफ होता ही नहीं, राइट। तो यहां पे हमारा टैक्स लॉ थोड़ा सा ना टफ क्यों हुआ वो समझिए कि सर हमारे इतने सारे तरीके हैं एसेट को ट्रांसफर करने के, इतने सारे तरीके हैं जो हम खुद ही नहीं जानते, है ना। कभी किसी ने क्या दे के ले लिया, किसी ने किस तरीके से ले लिया, भाइयों ने बंटवारा कर लिया, किसी ने किसी को गिफ्ट कर दिया, किसी ने किसी मरने पे किसी को जगह मिल गई, तो ऐसे बहुत तरीके होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये पता लगा पाना कि उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये भी अपने आप में एक यूनिक टास्क है, समझ रहे हो। भाई आप खरीद के ला रहे हो, आपने जमीन खरीदी कितने में, 20 लाख में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख। आपने घर बनाया कितने में, 60 लाख में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60 लाख। वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहें कि सर आपको घर आपके पहले परदादा का था, फिर दादा को मिला, फिर पिताजी को मिला, फिर आपको मिला, पुश्ते नहीं घर है, अब इसकी कॉस्ट नहीं बताओ क्या होगी। तो इस केस में बोला ना स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई। आपको अपने किसी फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया तो कैसे होगा? सर आपने अपने जो कैपिटल जो स्टॉक था उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ठीक है। सर आपने शेयर्स खरीदे पहले कुछ, फिर और ऐसे करके बहुत सारे शेयर्स आपने खरीदे। अब आप उनको एक साथ उनमें से आधे शेयर बेच रहे हो। अब सर मुझे क्या पता कि मैं आधे कौन से बेच रहा हूं, कब खरीदे थे और कब बेच रहा हूं, तो उस केस में तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो परचेज प्राइस और कंस्ट्रक्शन प्राइस से हटके होगी। तो हमें वो केस पढ़ने होंगे जिनमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हटके होती है। ऐसे ही कुछ केस होंगे जिनमें सेल कंसिडरेशन अलग है, वो सामान्य नहीं है, तो उस केस में हमें वो पढ़ना पड़ेगा कि किस किस केस में सेल कंसिडरेशन अलग है। कुछ केस ऐसे हैं जिसमें होल्डिंग पीरियड अलग होगा, ठीक है। ट्रांसफर के एक्सपेंसेस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सर सेम ही होते हैं, तो जैसा लिखा होगा क्वेश्चन में वैसा ही ले लेना है। पर ये तीन चीजें जो है सिचुएशनल है और ये सिचुएशन के हिसाब से वेरी करते हैं, राइट। तो हमें कुछ केस ऐसे पढ़ने पड़ते हैं जिसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है, या तो उसका सेल कंसिडरेशन हटके, या उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हटके है, या फिर उसका होल्डिंग पीरियड हटके।
तो ऐसे कम से कम मेरे पास जो केस हैं अप्रोक्स 25 केस मानिए आप, 25 केसेज हैं। ऐसा नहीं है कि उन पूरे 25 केसेज में सब कुछ अलग है, उन 25 केसेज में से कुछ में क्या अलग है, कुछ में क्या अलग है। तो उन 25 केसेस का डिस्कशन मुझे लगता है मैंडेटरी हो जाता है। हालांकि फाइनल के लेवल पे हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा पूछी जाती है, जैसे स्लम सेल ज्यादा पूछा जाता है, रियल एस्टेट का ट्रांजेक्शन, पर वो फिल्ट्रेशन बाद की बात है। हमें एक बार तो सारे केस ही पढ़ने पड़ेंगे, राइट। पर कुछ केस तो लंबे हैं और कुछ केस छोटे छोटे हैं, तो हमें 3-4 दिन लगेंगे, हम वो पूरे 25 केस डिस्कस करेंगे, राइट। और मैं उनको एक ट्रिक के रूप से आपको बताऊंगा ताकि आपको उन्हें याद करना भी आसान रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसमें हम स्पेशल केसेस पढ़ने वाले हैं, स्पेशल केसेस, राइट। और उन स्पेशल केसेस का मतलब ये है कि उनकी या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग है, या होल्डिंग पीरियड अलग है, या सेल कंसिडरेशन अलग है, राइट। चलिए सर, अब सर कुछ बातें और, कुछ नोट लगाना चाहता हूं मैं, तो ये नोट मैं आपको पढ़ा देता हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि मैं जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको ये लगे कि वाह ये तो मुझे बहुत आसानी से आता है क्वेश्चन, ठीक है। आइए सर, जनरल नोट, ये जनरल नोट है। पहला नोट क्या है मेरा, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 कहता है एनी asset acquired before 1 अप्रैल 2001, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी एसेट है जो 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर हुई थी, तो सर इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो निकालेंगे ना आप, उसमें कुछ यूनिक है, ठीक है। ये अभी मैं स्पेशल केस स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, ये जनरल नोट है, ठीक है। ये किसी भी केस में एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो कोई भी एसेट, वेदर इट इज ज्वेलरी, वेदर इट इज जमीन, कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एसेट हो, अगर वो 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर की गई है, तो उस पर आपको ये रूल लगाना है। और रूल कहता है एक्चुअल कॉस्ट जितने में आपने वो एसेट खरीदी थी वो, और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001, whichever is higher, ठीक है। तो कोई भी एसेट आपने अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी थी, तो पहले उसकी 1 अप्रैल को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन 1 अप्रैल 2001, पहले आप उसकी 2001 की कॉस्ट निकालो, फिर उसको आगे लेके जाओ। सर ऐसा क्यों किया गया, तो इसका भी मैं लॉजिक बता देता हूं। देखिए हम जो कहते हैं ना इंडेक्सेशन होगा या नहीं होगा, बेसिकली इंडेक्सेशन है क्या। इंडेक्सेशन सर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस चीज की कॉस्ट 2010 में 1 लाख थी, तो जरूरी नहीं है कि उसकी कॉस्ट 2020 में भी 1 लाख रहेगी, वो बढ़ेगी महंगाई के हिसाब से। तो उसकी कॉस्ट जो इन्फ्लेटेड प्राइस निकालने का एक तरीका है, ठीक है। तो हम उसको उस जिस साल की कॉस्ट निकालनी है उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस साल में एक्चुअल में कॉस्ट लगेगी उसके इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, राइट। यस सर। अब सवाल है कि सर इंडेक्सेशन तो स्टार्ट ही 2001 से होता है, ठीक है। पहले जो इंडेक्सेशन स्टार्ट होते थे ना वो 1981 से होते थे। अब जो इंडेक्सेशन स्टार्ट होता है वो 2001 से होता है, क्योंकि जितना पुराना बेस हो जाता है ना वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो हर 20 साल में गवर्नमेंट क्या करती है, इंडेक्स नंबर चेंज करती है, राइट। तो बेसिस चेंज कर देती है। तो पहले 1981 के बेसिस पे चल रहा था, फिर 2001 के बेसिस पे चलने लग गया, ठीक है। अब 2021 के हिसाब से चेंज होना चाहिए था, पर अब गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन ही हटा दिया, समझ गए। तो इंडेक्सेशन है वो अब 1-2 साल का ही मेहमान है, क्योंकि अभी ऑप्शन दिया है इंडिविजुअल एचयूएफ को, अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो अब वो बेस चेंज करने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास जो इंडेक्सेशन स्टार्ट होता है वो होता ही 2001 से। अब मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी 1980 में खरीदी थी, तो पहले उस 1980 वाली कॉस्ट को मैं 2001 पे लाऊंगा, फिर 2001 से मैं उसे 2024-25 में ले आऊंगा। 2001 से 2024-25 पे लाने के लिए तो सर मेरे पास इंडेक्स नंबर है, मैं उनकी हेल्प से ले आऊंगा।
पर प्रॉब्लम यह है कि 1980 से लेके 2001 पे कैसे लेके आऊं, समझ रहे हो? तो उसके लिए सर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि एक्चुअल कॉस्ट जो भी थी उस असेट की वो, और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो ले लीजिए। तो ये आपको ध्यान देना है, ये किसी पे है। दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटेंजिबल एसेट। तो ये प्रोविजन इंटेंजिबल एसेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, गुडविल वुडविल होती है उन पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? मार्केट वैल्यू निकालना ही टफ है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक मैसेज है, रिप्लाई कर दूं, अर्जेंट है थोड़ा। ओके, चलिए। तो सर ये हमारा एक जनरल पॉइंट था। दूसरे जनरल पॉइंट पे चले, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एटसेट्रा। सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, इंप्रूवमेंट कैसे निकालेंगे? तो सर वैसे तो आसान है, फिर भी मैं लिखना चाहूंगा। तो अगर मुझे इंडेक्स कॉस्ट निकालनी है तो मैं लिखूंगा सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स टू कॉस्ट इनटू CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। ध्यान से सुनिएगा, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर लिखा है मैंने, याद रखिएगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। और CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। ओके, ठीक है सर। अगर मुझे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालना हो तो सर मैं लिखूंगा इंप्रूवमेंट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन CII ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। सिंपल। तो सर इस तरीके से हम हमारी कॉस्ट को कन्वर्ट कर लेंगे। सर थोड़ा सा ये भी बता ही दूं कि जो अभी आपने बताया था 2001 का कॉन्सेप्ट और ये तो चलो ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, देखिएगा। मैं यही समझा देता हूं ना इंडेक्सेशन क्यों करते हैं। दो केस में सारी कहानी खत्म। देखो सर ये टाइम स्केल है, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, ये टाइम स्केल है मेरा ठीक है सर। मैंने है ना यहाँ पे एक्वायर करी एसेट को, परचेज करा, ठीक है, एक घर खरीदा मैंने यहाँ पे। ये बात है सर 2006 की, रेट थी 8 लाख रुपए। तो मैंने 2006 में 8 लाख रुपए में घर खरीदा ठीक है, और मैं इसे सोल्ड कर रहा हूं सर, है ना, इस घर को मैं सोल्ड कर रहा हूं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। कितने रुपए में? 40 लाख रुपए में अब सर अगर मैं सीधे तौर पे कहूं कि देखिए सर 2006 में खरीदा था 8 लाख में, 2024-25 में बेच रहे हैं 40 लाख में, ठीक है, तो सीधा सीधा 32 लाख रुपए का फायदा है। अब ये कैलकुलेशन गलत है। क्यों गलत है? कि सर मैंने अपना पैसा फंसा रखा है 2006 से। अगर यही पैसा मैं घर में नहीं फंसाता और ये पैसा मैंने एफडी में डाल दिया होता, बैंक में डाल दिया होता, तो ये बढ़ता ना ठीक है, बढ़ता ना ये, तो आज इसकी ये भी तो बड़ा हो जाता अमाउंट बहुत,
मतलब आज के 20 लाख के बराबर हो जाता। अब आज के 20 लाख के बराबर हो जाता जब ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उस दिन के, मैं ये नहीं कह रहा कि रिटर्न की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम ये कहते हैं कि सर आज के 20 लाख के बराबर है, इसका मतलब होता है कि सर उस दिन का 8 लाख और आज का 20 लाख बराबर है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो चीज उस दिन 8 लाख में आ रही थी अब 20 लाख में आ रही है। तो इसका मतलब मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर किसी के पास 2006 में 8 लाख थे और 24-25 में 20 लाख रुपए है, ऐसा मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, तो सर कोई अमीर नहीं हुआ, वो ही है उसका। क्यों? क्योंकि चीजें उतनी हो गई। पहले घर 20,000 रुपये महीने में चल जाता था, अब घर चलाने में 1 लाख रुपए महीना चाहिए। हुआ नहीं हुआ ऐसा, राइट? तो वो है सर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो जब हमें बोला गया कैपिटल गेन निकालो, तो कहा कि सर आप सेल प्राइस तो ले रहे हैं 2024-25 की, परचेज प्राइस ले रहे हैं 2008 की, तो दिस इज नॉट ए फेयर कंपैरिजन। इसमें महंगाई भी शामिल है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट शामिल नहीं है। मानता हूं मैं कि कुछ प्रॉफिट होगा, पर इसमें पूरा प्रॉफिट भी शामिल नहीं है। इसमें कुछ तो महंगाई की वजह से रेट बढ़ी है, पैसे की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है, उसकी वजह से ये अमाउंट बड़ा आ रहा है। तो रूल बनाने वाला बड़ा समझदार था, बोला हाँ। तो बोले फिर क्या करें? बोले देखो सर सिंपल सी बात है, दोनों चीजें एक पॉइंट की होनी चाहिए, या तो सेल प्राइस भी 2008 की होनी चाहिए और या परचेज प्राइस भी 2024-25 के बराबर होनी चाहिए, तब फेयर कंपैरिजन होगा। तो कहा कि सर रिवर्स तो जा नहीं सकते, एक काम करते हैं, हम हमारी कॉस्ट को उठा के महंगाई एडजस्ट करके यहां पे ले आते हैं कि अगर यही 8 लाख रुपए आज के कितने रुपए के बराबर है, ये पता कर लेते हैं। अगर मान लो ये निकल के आता है कि ये 20 लाख के बराबर है, तो फिर हम कहेंगे कि देखो आज के 40 लाख की सेल, आज के 20 लाख की कॉस्ट, अब तुम्हें 20 लाख का फायदा हुआ है आज के रुपए में। तो सामने वाला भी मना नहीं कर सकता, बोला हाँ सर भाई अभी जब आप कह रहे थे कि आज के 40 लाख और उतने साल पहले के 8 लाख, तुझे 32 लाख का फायदा हुआ है, तो सामने वाला कह रहा था नहीं सर गलत बात है, ये तो गलत कैलकुलेशन है। पर जब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है तेरे उस 8 लाख को उठा के हम आज की वैल्यू पे ले आए और वो 20 लाख के बराबर हो रहे हैं, अब तेरे आज की सेल 40 लाख, तेरी आज की कॉस्ट 20 लाख, तो तेरा आज का प्रॉफिट 20 लाख, अब 20 लाख पे टैक्स दे दे भाई, तो चलेगा? यस सर। तो इसी को तो इंडेक्सेशन बोलते हैं सर, इसी को तो इंडेक्स कॉस्ट बोलते हैं ना। यस, तो बस निकाल दीजिए कि 8 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24-25 का इंडेक्स, ठीक है, और उसको 2006 के इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए। बोलिए जी बात समझ में आ गई? एनी डाउट्स? नहीं है। अब सुनिए आके एक टाइम स्केल और बनाता हूं सर, ये एक टाइम स्केल और है। इस बार हमने घर खरीदा और ये बात है सर 1996 की, और ये बात है 6 लाख रुपए की। 1996 में हमने 6 लाख रुपए में घर खरीदा सर, दूसरे केस में, ठीक है, और अगेन हमने इसको बेच दिया 2024-25 में कितने रुपए में? मान लीजिए 60 लाख रुपए में। अगेन सवाल तो वही आया कि सर 1996 की रेट को 2024-25 से कंपेयर नहीं कर सकते, उसे आप आज के बराबर लेके आओ। अब रूल कहता है कि सर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर हमारे पास है, पर अपॉन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब सर एक्विजिशन का ईयर कहां से लाऊं? एक्विजिशन तो 1996 में हुआ था, मेरे पास तो इंडेक्सेशन ही 2001 से है, राइट? तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, आप पहले इस कॉस्ट को लेके आओ 2001 पे, जब ये 2001 पे आ जाए तो इसको इंडेक्स करके ले जाना तुम यहां पे, तो यहां तो इंडेक्सेशन हो जाएगा और ये पहुंच जाएगी 2024-25 पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये आया कि इस कॉस्ट को उठा के 2001 पे कैसे लेके जाएं, तो उसके लिए हमारा जनरल नोट नंबर जो 1 था ना, मैं यहां लिख देता हूं जनरल नोट नंबर 1, कि सर जितनी एक्चुअल कॉस्ट है वो और एफएमबी 1/4/2001 की, दोनों में जो भी ज्यादा हो उसको यहां की कॉस्ट मान लो और फिर उसको इंडेक्स की मदद से आप आगे ले जाओ। बताओ बात समझ में आती है? मतलब दो टुकड़ों में हम इसका पोस्ट ले जा रहे हैं इसको, तो पहले 2001 पे ले गए, 2001 पे ले जाने का रूल क्या कहता है? 2001 पे ले जाने का रूल कहता है एक्चुअल कॉस्ट और एफएमबी ऑन 1 अप्रैल 2001 जो भी ज्यादा हो, ठीक है, और फिर वहां से इंडेक्सेशन की मदद है ही हमारे पास, उसके जरिए ले जाएंगे हम उसको उठा के 2024-25 में, या जिस भी साल पे ले जाना होगा उस साल पे ले जाएंगे। बोलो जी क्लियर है यहां तक कहानी?
तो इसलिए ये जनरल नोट नंबर 1 लिखा है आपको। आगे चलते हैं सर वो इंप्रूवमेंट वाला भी घुसा दो बीच में, तो देखो इंप्रूवमेंट वाला भी घुसा देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा सर, 2006 में घर खरीदा था ना। मान लीजिए 2010-11 ईयर में हमने 2 लाख का खर्चा किया इंप्रूवमेंट पे। तो जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का तो इंडेक्स हो ही गया, हमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्स करना पड़ेगा। तो इस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी उठा के हमें यहां ले जाना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी उठा के यहां ले जाना पड़ेगा। राइट, ओके। तो इसके लिए क्या करें, सेम ईयर ऑफ ट्रांसफर के इंडेक्स से तो मल्टीप्लाई कर दो और ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब 10-11 के इंडेक्स से डिवाइड कर दो, कोई टेंशन नहीं है। तो कहां दिक्कत आ रही है सर, जैसे एक्विजिशन कॉस्ट गई थी वैसे इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी चली जाएगी, ठीक है। अब पहले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे केस में दिक्कत आ सकती है, सुनिएगा। दूसरे केस में फिर से कहा गया कि सर एक इंप्रूवमेंट तो हमने किया था 1998 में 1 लाख रुपए का, और एक इंप्रूवमेंट किया हमने 2010-11 में 2 लाख रुपए का। ठीक है, हमने पूछा कि सर बताओ इसका क्या करें, बोलो सर इसको भी ले चलो ना, वही इंडेक्सेशन का फॉर्मूला लगा के इसको भी 2024-25 पे ले चलो, क्या दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 10-11 के इंडेक्स को मैं मल्टीप्लाई बाय द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय द ईयर ऑफ एक्विजिशन करके कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। अब सवाल यह है कि 1998 वाले इंप्रूवमेंट को कैसे लेके जाऊं सर, ये बड़ा टफ काम है। यस सर, है तो टफ। क्यों, क्योंकि इसको पहले मुझे 2001 पे ले जाना पड़ेगा, फिर 2001 से आगे ले जाना पड़ेगा। अब 2001 में ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं, आप कहोगे सर एफएमवी। अरे तो भैया एफएमवी जो है फेयर मार्केट वैल्यू है, वो तो प्रॉपर्टी की एक ही होती है, वो अलग से नहीं होती, ठीक है। अब कैसे अलग से नहीं होती वो समझिए। मान लीजिए सर आपके पास ये जो घर था ना 1996 वाला, ये समझिए आप 1996 में आपके पास ये घर था और ये आपने 6 लाख में खरीदा था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया। अब 2010-11 में आपने छत पे एक कमरा बनाया। 2010-11 में आप सॉरी 2010-11 नहीं, सॉरी 1998 में आपने 1 लाख रुपए लगा के छत पे एक रूम बनाया। तो दोनों चीजें तो अलाइन है ना, जुड़ी हुई एक दूसरे से। अब जब आप ये निकाल रहे थे यहां पे 2001 की वैल्यू, तो आपने लिखा एक्चुअल कॉस्ट 6 लाख रुपए एफएमवी। अब जब आपने 1 अप्रैल 2001 को एफएमवी लिखी होगी, तो बताओ वो एफएमवी सिर्फ इस घर की आई होगी या छत पे ये जो रूम बना था उसकी भी मिलके आई होगी। क्योंकि सर इंप्रूवमेंट जो है वो तो असेट का हिस्सा ही होता है, अलग नहीं होता। इंप्रूवमेंट तो प्रॉपर्टी का हिस्सा ही होता है, जो भी एसेट हो उसका हिस्सा होता है, अलग से नहीं होता। तो सर ये तो हिस्सा ही बन गया। तो जब आपने यहां पे एफएमवी निकाली, मान लो एफएमवी आ रही है 10 लाख रुपए, और आपने लिखा एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट में तो आपने 6 लाख लिखा और कहा विच एवर इज हायर। तो सर मुझे बताइए क्या एफएमवी में ये इंप्रूवमेंट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, एक बार सोच समझ के बताइए। आपने जो एफएमवी निकाली थी क्या इस रूम के साथ निकाली होगी या इस रूम के अलावा निकाली होगी? ऑब्वियस सी बात है सर, रूम के साथ ही निकलेगी। और अगर रूम के साथ ही एफएमवी निकली है, इसका मतलब ये एफएमवी ऑलरेडी कंसीडर कर चुकी है इस 1998 वाले इंप्रूवमेंट को, राइट। वो तो एफएमवी का पार्ट बन चुका ऑलरेडी, तो इसलिए इसको आप इग्नोर करेंगे, इसको अलग से वापस लेस नहीं करना। देखो कितना सोचा होगा रूल बनाने वाले ने, बहुत सोचा है भाई। कि सर जब ऑलरेडी 1998 वाला इंप्रूवमेंट एफएमवी में कंसीडर हो चुका है तो उसे दोबारा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये है सर पूरा इंडेक्सेशन की पूरी बोलते हैं ना पोस्टमार्टम है पूरा। तो मुझे लगता है इसके बाद तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्यों 1/4/2001 का कॉन्सेप्ट लगाया, कैसे लगाना है, वो सब आपको दिखा दिया है। यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में 1-2 जनरल नोट और लिखवा दूंगा और फिर हम स्पेशल केसेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।